और आज इसी 6 सितंबर के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चविंडा का महाज हो या BRB की नहर हो या फ़ज़ाओं को चीरते हैं मैं मालूम या सरफराज रवीकी हूँ या द्वारका के किले की तबाही, पाक फ़ौज का एक एक सिपाही, एक एक जो मामला है वो हमें आज तक याद दिला रहा है कि कल भी हम महफूज हाथों में थे और आज भी। तो 6 सितंबर का दिन कितना अहमियत है पाकिस्तानियों की तारीख में? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन ऑन 6 सितंबर। हर लिहाज से आई थिंक 6 सितंबर इज सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिकॉज उस दिन पाकिस्तान ने एक भारतीय जारहियत का मुकाबला शुरू किया। 17 दिन जारी रही लड़ाई और उसमें ना सिर्फ उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, डिस्पाइट बीइंग न्यूमेरिकली हमारी फोर्सेस कम थी। अगर आप रेशो देखें 1:3 था और उसमें डिफेंस भी किया और फिर ऑफेंसिव करके काफी सारा इलाका लिया गया था, स्पेशली रिंजा खान सेक्टर में। भारत का किशनगढ़ का किला है, इस तरह खेमकरन है, उसके बाद ऊपर जो छम जोड़ियां है और चविंडा की आई थिंक लड़ाई बड़ी सिग्निफिकेंट है जिसमें एक मायानाज यूनिट है रिसाले की 25 केवली मैन ऑफ स्टील, इन्होंने हिस्सा लिया था। और अगर उनका रेशो देखा जाए तो इट वाज इन फायर पावर 1:10 और अगर टैंक्स की तादाद देखी जाए तो 1:6। इस रेशो पे इस यूनिट ने 4 से 5 दिन सस्टेन लड़ाई की और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। दैट्स वाई चविंडा की बैटल जो है ये ग्रेव यार्ड ऑफ आर्मर या ग्रेव यार्ड ऑफ टैंक कहलाती है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई थी। सो आई थिंक इस लिहाज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इनको याद करें, अपने गाजियों को, शहदा को, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देख के मुल्क का न सिर्फ दिफा किया बल्कि दुश्मन को पीछे हटने पे मजबूर कर। अच्छा, बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है। चविंडा की अब बात करते हैं तो ब्रिगेडियर साहब बकौल शायर के तख्तो तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजम शान से दुनिया में जिया करते हैं, तोप क्या चीज़ है, टैंक किसे कहते हैं, हम तो दुश्मन की सफ़ें चीर दिया करते हैं, तो हमको उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माओं की गोद में जब दूध पिया करते हैं। तो ये चविंडा पे बड़ा शायर का पूरा एक शेर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्नल निसार काका की और वहाँ रिसालदार की क्या एक मैन ऑफ स्टील कहा जाता है इस पूरी की पूरी कैवलरी को, क्यों इतनी बड़ी अहमियत है चविंडा के इस महाज की और जंग की? जी, अगर आप रावी चनाब कॉरिडोर जिसको रचना दुआ भी कहते हैं, ये टैंक्स के लिए बड़ा कारगर किस्म का आप कह लें महाज है और हर दफा इसमें बड़ी लड़ाई हुई है। 65 में भारत ने इसको, जिसको मेन एफर्ट कहते हैं, लाहौर में तो एक हमला हुआ था 6 सितंबर को, लेकिन 8 सितंबर को मेन जिसको आप कह लें बड़ा थ्रस्ट जो था वो रावी चनाब कॉरिडोर में आया और उसमें उस वक्त इमीडिएटली सिर्फ एक आर्मर की यूनिट अवेलेबल थी, बाकी रिजर्व थोड़ा पीछे था। तो इनको टास्क दिया गया कि आप जाके इसको कंटेस्ट करें। इंडिया का जो आर्मर डिवीजन था जिसको ये फखरे हिंद डिवीजन कहते हैं, ब्लैक एलिफेंट कहते हैं, तो ये आया था और उसके अंदर जनरल चौधरी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो लेके आया अपनी यूनिट को। इस तरीके से इनकी और यूनिट्स थी 17 पूना और ये इंडिया की मायानाज यूनिट्स थी जो कि उसमें सामने आई। सो इसका मतलब है कि अगर इस 200 से 250 टैंकों की जलगार को 44 टैंक्स का लड़ा तो उसमें कर्नल निसार काका जो बाद में ब्रिगेडियर होकर रिटायर हुए और एक हमारे नायब सरदार खालिक थे, इनका आई थिंक जरूरी है डिस्क्रिप्शन बिकॉज सीनियर लीडरशिप देखें यूनिट लेवल पे या जूनियर लीडरशिप, इन दोनों का किरदार सामने आता है। और जब लड़ाई खत्म हुई तो फिर जनरल मूसा ने आके जब अवार्ड दिए तो 25 केवली द मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट इन आर्मर्ड कोर, इसके 5 सितारा जरूरत है एक ही लड़ाई में और 10 तमगा जरूरत है। सो इसका मतलब एक एक जवान जो है वो लड़ा। तो उसमें फिर जनरल मूसा ने इनको टाइटल दिया था कि यू आर मैन ऑफ स्टील, कि आप लोग कोई फौलाद के बने हुए इंसान है जिन्होंने एक आई वुड से कि आग का जो मार्क है वो लड़ा। तो इस लिहाज से आई थिंक दोनों को अप्रिशिएट करने की जरूरत है और इसके ऊपर काफी लिखा भी गया है। जो नायब सरदार खालिक थे वो शहीद हुए और उनके ऑपरेशन के दौरान जो भारत की 17 पूना हाउस का CEO था कर्नल तारापुर का टैंक उन्होंने उनकी वजह से कैप्चर हुआ और वो अभी भी जो है लाहौर म्यूजियम में, आर्मी म्यूजियम में खड़ा हुआ है टैंक वहाँ। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी यादगार चीज़ है। लेकिन आज के यंगस्टर्स के लिए क्या पैगाम है, क्योंकि आज हम ये देखते हैं कि यही जज्बा शहादत से जो सरशार है लोग, उनके हवाले से वो कहा जाते हैं कि ये क्या है, ये हम तो कहते हैं कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। लेकिन हमारी यंगस्टर्स के लिए क्या सबक है इसमें जिसमें हम इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे?
इसमें 3 चीजें हैं जो रिमाइंड करने की जरूरत है, और सारी कौमें करती हैं। अगर आप देखें जो है हॉलीवुड की देख लें, बॉलीवुड की, जापान डिस्पाइट के वर्ल्ड वॉर 2 में हारा, लेकिन जापान आर्मी को उसने क्रिटिसाइज नहीं करते। 65 आपने फुल फ्लेजेड जीती, इसमें कोई शक ही नहीं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने भी माना। 48 में आपने कश्मीर लिया, 71 में ईस्ट पाकिस्तान में हमारा डिबैकल हुआ, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उसी तरह लड़ा। सो इसका मतलब ये है कि अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जहां भी वट एवर द पोलिटिकल डिसीजन फौज ने डिलीवर किया, एयरफोर्स ने डिलीवर किया, नेवी ने डिलीवर किया। अभी आ जाते हैं इसमें जो यंग हमारे यूथ है उसके लिए क्या पैगाम। डिस्पाइट के एक पोलिटिकल पार्टी ने बड़ी कैंपेन चलाई जिसमें कहती सारी लड़ाइयां हार गई, सो अनफॉर्चुनेट। फिनलैंड और रशिया की लड़ाई, और फिनलैंड का ऑलमोस्ट 1/10 एरिया ले लिया था रशिया ने, आज भी कहते हैं जी हमने दिफा किया था। तो 65 में तो आपकी बड़ी क्लियर विक्ट्री है। इसमें अभी मैं सिर्फ नाम कुछ ले दूं जो यूथ के लिए, जो उस वक्त के कप्तान थे, कैप्टन फरख, कैप्टन महमूद अली दुरानी, कैप्टन शमशाद, नायब सरदार खालिक हैं, मेजर रजा हैं, मेजर अहमद हैं, और सरदार रियाजुल हसन, सीओ फिर ये सब यंग लोग थे। इनकी क्या उम्रें होंगी, 25 से 30 साल, और उसके अंदर जो है जिस जांफशानी सीओ लड़े हैं। सो इसमें 3 चीजें बड़ी सिग्निफिकेंट है। नंबर 1, ईमान का जज्बा सबसे ज्यादा जरूरी है, इफ यू कंपेयर इट विद द एनिमी। फिर ट्रेनिंग आ जाती है कि आप कितना तैयार थे अपने इक्विपमेंट के ऊपर, और फिर आ जाता है बेसिकली आपकी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी के स्किल के साथ। तो कर्नल निसार का इसकी आई थिंक लेजेंड है, और ये बहुत सारे फोर्सेस में पढ़ाया जाता है। बांग्लादेश और कनाडा में ये एज अ मॉडल बैटल पढ़ाई जाती है, बैटल ऑफ चिमटा माइंड। तो सर आज भी जो है वो याद किया जाता है इन तमाम तर चीज़ों को। ब्रिगेडियर वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।